डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपके एक जो सिस्टमेटिक रिव्यू है बेस्ड ऑन प्रिज्मा गाइडलाइंस, उसके एक तरह से सेक्शंस की लास्ट सेक्शन, एक दो सेक्शन जो रहते थे उनसे रिलेटेड है, जैसे कि डिस्कशन सेक्शन, अदर इन्फॉर्मेशन। ये तो बहुत छोटा सा सेक्शन होता है, इसमें आपको लग रहा होगा इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा हैं, बट मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा दूंगा अभी। बट डिस्कशन सेक्शन और एंड पे एक कंक्लूजन सेक्शन होता है जिसको मेनली मैं विद एग्जांपल्स आपके साथ कवर करूँगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन सेक्शन क्या होता है? प्रिज्मा बेस्ड जो सिस्टमेटिक रिव्यू होता है उसमें ये डिस्कशन सेक्शन एक तरह से आपने जो रिजल्ट्स प्रेजेंट किए होते हैं और आपने जो स्टडीज़ को का रिस्क को बाइस फाइंड आउट किया होता है उनको डिस्कस करने के लिए होता है। ठीक है, उनकी लिमिटेशंस और आपके अपने रिव्यू की लिमिटेशंस को डिस्कस करने के लिए होता है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे प्रोवाइड अ जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर एविडेंस। ठीक है, जो आपने रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं अपने सिस्टमेटिक रिव्यू के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर एविडेंस मीन कि आपने किन किन और रिव्यूज़ को या सिस्टमेटिक रिव्यूज़ को स्टडी किया और उनके साथ आपने कंपेयर किया। तो आमतौर पे 1 से 1.5 पैराग्राफ के अंदर आपने ये कंप्लीट करना होता है। मैं अभी आपको इसकी कंप्लीट गाइडलाइंस भी देता हूँ। डिस्कस एनी लिमिटेशंस ऑफ द एविडेंस इंक्लूडेड इन द रिव्यू एंड डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द रिव्यू प्रोसेस। आपके रिव्यू हर सूरत में 100% नहीं हो सकता। आपके रिव्यू की क्या लिमिटेशंस हैं? आप कह सकते हैं कि हमने कोई टूल यूज़ करना था, बट वो टूल फुली हमने उसके टूल्स की फुल गाइडलाइंस को यूज़ नहीं किया। जैसे कि प्रोबास्ट एआई है, उसकी बहुत लंबी गाइडलाइंस हैं, तो आप कहते हैं कि प्रोबास्ट की हमने जस्ट जो हमारी डोमेन से रिलेटेड गाइडलाइंस थी हमने वो यूज़ की हैं, तो हम फ्यूचर में उसको फुली जो है वो एक तरह से ये लिमिटेशन है, तो आप बता देंगे कि फ्यूचर में हम उसको फुली फॉलो करेंगे अपने फ्यूचर रिव्यूज़ के अंदर। इस तरह आप डिफरेंट तरह के यहाँ आप कह सकते हैं कि मेटा एनालिसिस जो है वो हमने यहाँ पे नहीं किया। हमने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस मेजर्स का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इसी तरह डिस्कस इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिजल्ट्स एंड प्रैक्टिस एंड पॉलिसी एंड फ्यूचर रिसर्च। तो यहाँ पे आपने फ्यूचर रिसर्च के ऊपर भी 1.5 पैराग्राफ आप कह सकते हैं कि इन जो स्टडीज़ हैं उनको हमने स्टडी किया, उनकी ये लिमिटेशंस थी और जो क्लिनिकल वैलिडेशन मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ में नहीं थी। अगर मेडिकल बेस्ड कोई स्टडी है तो आप कहें जी फ्यूचर में जो है वो एक तरह इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऐसी स्टडीज़ एक्सेप्ट की जाएं जिनकी प्रॉपर क्लिनिकल वैलिडेशन हो। इस तरह से आप इसको एक तरह से सम अप करते हैं डिस्कशन को। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, अदर इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है, डिस्कशन सेक्शन अभी हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन का सेक्शन भी मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। जस्ट मैं इसका एक ब्रीफ सा आपको आइडिया दे दूं कि ये आपके सिस्टमेटिक रिव्यू में एक छोटा सा सेक्शन होता है अदर इन्फॉर्मेशन का। देखें, अगर तो आपका रिव्यू जो है आप कहते हैं कि 90 to 100% ये वाली प्रिज्मा आइटम्स को फॉलो करके बनाया गया है। ठीक है, ये जो सारी आइटम्स हैं लाइक ये कोई 27 के करीब आइटम्स हैं और इनके पार्ट्स भी हैं, तो हम कहते हैं कि ये 40-50 के करीब आइटम्स जो हैं प्रिज्मा आइटम्स। तो अगर उनको आपको लगता है कि आपने ईच एंड एवरी आइटम को फॉलो करके बनाया तो वो एक तरह से प्रोटोकॉल बन जाता है। वो आप कह सकते हैं कि ये रिव्यू जो है ये हमने रजिस्टर करवाया है। एक वेबसाइट है प्रोस्पेरो, उसके ऊपर आप ये रिव्यू या प्रोटोकॉल रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने मेथड्स को, अपने वे ऑफ असेसिंग स्टडीज़ को, कि स्टडीज़ को किस तरह आपने असेस किया। तो ये एक तरह से प्रोटोकॉल बन जाता है न्यू रिव्यूज़ के लिए भी। न्यू रिव्यूज़ भी उस प्रोटोकॉल को फिर फ्यूचर में फॉलो कर सकते हैं अगर तो आपको लगता है कि ऐसे है। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू को एज अ प्रोटोकॉल रजिस्टर्ड करवाएं किसी वेबसाइट के ऊपर। तो इसको कभी कभार हम जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, अगर दूसरी बात सपोर्ट के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है तब जब आपकी स्टडी को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कंपीटिंग इंटरेस्ट डिक्लेयर एनी कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ रिव्यू ऑथर्स। आमतौर पे ये भी ज़रूरी नहीं होता क्योंकि इसमें आप सारे ऑथर्स की आप कहते हैं कि मेन कंट्रीब्यूशन जो है, जो 2 या 3 या 4 ऑथर्स हैं उनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप गिटहब या किसी भी मेंडले या किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाटा अपलोड करके उसका एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोड, लेट से आपने
स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को पाइथन या आर लैंग्वेज के कोड से प्रोड्यूस किया है, तो आप वो कोड भी वहाँ पे मेंडलेव रेपोजिटरी में प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने जो रिस्क ऑफ बाइस फाइंड किया है उसकी एक्सेल फाइल्स होंगी, डाटा जो कलेक्ट किया है उसकी रेलिवेंट फाइल होंगी, जो एक्सेल फाइल्स हैं, जिन भी CSV फाइल हैं, जिस तरह भी आपने डाटा एक्सट्रैक्शन की है, तो वो एक तरह से आपकी मटेरियल्स डाटा एंड कोड अवेलेबिलिटी में आ जाता है। तो आप ये वाली इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, बट ये उस सूरत में दें जब आपको लगता है कि इसके बाद इस स्टडी के ऊपर या इस रेलिवेंट डोमेन के ऊपर हमने फर्दर कोई सिस्टमेटिक रिव्यू नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर में भी मैं यूज़ करूँगा इन अदर सिस्टमेटिक रिव्यूज़ इन अदर वेज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स कि ये डाटा जो है हमने अभी ऑन रिक्वेस्ट मिल सकता है, बट हम अभी न्यू आने वाले रिव्यूज़ के लिए भी यूज़ करेंगे, तो फ्यूचर में इसको हम ऑनलाइन कर देंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप किसी मजबूरी की वजह से डाटा नहीं शेयर करना चाहते, तो आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कोड एंड डाटा इज़ नॉट प्रोवाइडेड, या यहाँ पे ये आप आइटम जो है एक तरह से मेंशन ही ना करें। ठीक है, तो ये भी एक मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ में लिखा है। अगर तो उन्होंने किसी रिव्यू में उन्होंने लिखा भी होता है इसके बारे में, किसी में नहीं भी लिखा होता। तो ये इट्स नॉट अ मैंडेटरी सेक्शन, बट इसमें से एक दो तीन आइटम्स जो आपको लगता है कि आपकी रिलेटेड हैं, सपोर्ट से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, या प्रोटोकॉल को रजिस्टर्ड करवाया है तो उससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर लिखें। ठीक है, और आप अपनी मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड ये वाली जो है वो रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ को ज़रूर देखें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह उन्होंने किन किन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके प्रोटोकॉल को रजिस्टर्ड करवाया है। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। डिस्कशन एंड द कंक्लूजन सेक्शन, मैं आपको कंक्लूजन का भी सेक्शन होता है, बट यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन इज़ लाइक कंक्लूजन हर पेपर में जिस तरह कोई इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड पेपर हो या कोई सिस्टमेटिक रिव्यू बेस्ड पेपर हो या सिंपल रिव्यू हो, तो वो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मुनासिब नहीं समझा इसको कंक्लूजन सेक्शन को, बट कंक्लूजन सेक्शन ज़रूर होता है और रेफरेंसेस का सेक्शन भी होता है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि मेरे जो प्ले लिस्ट है रिसर्च राइटिंग स्टेप बाय स्टेप के नाम से, उसमें आप स्टार्ट से लेके इंट्रोडक्शन सेक्शन, सिस्टमेटिक रिव्यू का कैसे आप लिखते हैं, उसके बाद मटेरियल्स एंड मेथड्स का सेक्शन, उसके बाद रिजल्ट्स का सेक्शन, और उसके बाद मैं ये डिस्कशन और कंक्लूजन के ऊपर आया हूँ। तो जब आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पूरा का पूरा पेपर जो है सिस्टमेटिक रिव्यू किस तरह डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो आप उस पूरी प्ले लिस्ट को देखना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसकी डिटेल डिस्कशन का सेक्शन जो है प्रिज्मा रिव्यू के अंदर हम किन किन स्पेसिफिक पॉइंट्स को फॉलो करते हैं जब डिस्कशन का सेक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है स्टार्ट विद वन सेंटेंस समरी, इट्स अ हेडलाइन समरी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है दिस सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ एन स्टडीज़, जैसे आपने कहा जी हमने रिजल्ट्स में बताया जी हमने 40 स्टडीज़ सेलेक्ट की हैं या 45 स्टडीज़ सेलेक्ट की हैं, तो आप कहेंगे दिस स्टडी सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ 45 स्टडीज़ फाउंड जनरली हाई रिपोर्टेड डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स फॉर लाइक डीप आई डिजीज टास्क, सेगमेंटेशन टास्क, जो भी आपकी डोमेन है, बट एविडेंस क्वालिटी was moderate to low. Evidence quality was moderate to low means आप कह सकते हैं कि कोड अवेलेबिलिटी या डाटा अवेलेबिलिटी की जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टडीज़ ने नहीं दी। ठीक है, तो एक तरह से आपने ओपनिंग स्टेटमेंट अपने डिस्कशन के सेक्शन में दे दी। फिर एक्सप्लेन की फाइंडिंग्स इन प्लेन लैंग्वेज, आपने क्या क्या किस तरह के एनालिसिस किए, मेटा एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, रिस्क ऑफ बाइस फाइंड किया, तो ये वाली जो सारी फाइंडिंग्स है आपने ये सेक्शंस नहीं है ना, ये हेडिंग्स हैं, जस्ट आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना ना, इनको हेडिंग समझना है, डिस्कशन उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट कर देने हैं। दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। विच आउटकम इम्प्रूव्ड, पूल्ड एक्यूरेसी, विच सब ग्रुप्स बेनिफिटेड, data type, multi-center versus single-centered data types, provide short numbers only if already in results, otherwise refer to reader or figures. Okay, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप सिंपली कह सकते हैं कि ये ट्रेंड क्या है, किस तरह के रिजल्ट्स आप रिजल्ट सेक्शन में आपको मिले हैं, और
आप सिंपली ये भी बता सकते हैं कि ये फिगर या ये टेबल के अंदर ये रिजल्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं, तो एक तरह से ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। ये वाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन है, ये आपकी हेडिंग नहीं है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। कंपेयर विद प्रायर रिव्यूज़। अच्छा, अब ये तीसरा सेक्शन जो है या तीसरा पैराग्राफ आप कह लें, से हाउ योर रिजल्ट्स एग्री और डिफर फ्रॉम दी अर्लियर रिव्यूज़ एंड वाई डिफर। देखें, जब आप अर्लियर रिव्यूज़ को स्टडी करेंगे अपनी डोमेन के, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका और उनका क्या डिफरेंस है। विद साइटेशंस आपने ये चीज़ एक तरह से प्रूव करनी होती है डिस्कशन सेक्शन में, ठीक है जी। उसके बाद एक्सप्लेन हेट्रोजिनिटी एंड प्लॉजिबिलिटी, डिस्कस रीजंस बिटवीन द स्टडीज, स्टडी डिफरेंसेस, डाटा सेट, लेबल क्वालिटी, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल कम्प्लेक्सिटी, एवेलुएशन प्रोटोकॉल्स, सैम्पल साइज। आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टडीज़ आपकी डोमेन की जो हैं उनके उनकी पैरामीटर्स किस तरह एक दूसरे से डेविएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक तरह से पैरामीटर का डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी एनालिसिस, रिजल्ट्स के अंदर जो आपने डिस्कस किया होता है वो प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको अभी मे भी ये मुश्किल लग रही हो चीज़, बट मैं आपको एक सैम्पल डिस्कशन सेक्शन दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा कि ये एक्चुअली एक सिस्टमेटिक रिव्यू का सैम्पल डिस्कशन सेक्शन किस तरह का है। डिस्कस रिस्क ऑफ बाइस सर्टेनिटी, आपने रिस्क ऑफ बाइस किस टूल का यूज़ किया। समराइज हाउ रिस्क ऑफ बाइस एंड ग्रेड और इक्विवेलेंट। आप देखें, ग्रेड टूल, इट्स अ टूल लाइक फॉर फाइंडिंग सर्टेनिटी एनालिसिस या मेटा एनालिसिस, तो इसका इक्विवेलेंट कोई और हो सकता है आपकी स्टडी में, ठीक है। अफेक्टेड कॉन्फिडेंस टू पूल्ड एस्टिमेट्स एंड दीज टाइप्स ऑफ, लाइक आपने रिस्क ऑफ बाइस फाइंड किया, आप अपने टेबल्स को, अपनी सिग्नल प्लॉट्स को यहाँ पे रेफ़र करें कि हमने ये चीज़ें फाइंड आउट की हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ्स ऑफ योर रिव्यू, यहाँ पे आपने पूरे अपने रिव्यू की 2 से 3 लाइनों के अंदर स्ट्रेंथ्स बता देनी है कि आपने कंप्रीहेंसिव सर्च एनालिसिस किया है, डुप्लीकेट स्क्रीनिंग की है, प्रोटोकॉल को रजिस्टर्ड किया है, जैसे वो अदर इन्फॉर्मेशन में अगर किया है तो ये आपकी स्ट्रेंथ में आ जाता है कि आपने एक प्रोटोकॉल रजिस्टर्ड करवाया, उसके बाद मेटा एनालिसिस किया है, और उसके बाद डिफरेंट जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स और जो रिस्क ऑफ बाइस असेसमेंट टूल्स का यूज़ किया है, ठीक है जी। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ द रिव्यू एंड इंक्लूडेड एविडेंस। अब देखें, अब आप रिव्यू के अंदर अपने आप कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह की सिंपल इज़ दैट कि आपने जो डिफरेंट रिव्यूज़ डिस्कस किए हैं उनकी लिमिटेशंस भी बतानी है, फिर आपने अपनी भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन करनी है। पब्लिकेशन बाइस, इनकन्सिस्टेंट मेट्रिसेस, ये तो वो हैं जो आपके पुअर रिपोर्टिंग आइटम्स, नॉन कंपेरेबल एंड पॉइंट्स, ये वो रिव्यूज़ हैं जो आप जिनको रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन, डेट लिमिट्स एंड इंडस्ट्री टाइज, ये आपने रिव्यूज़ की लिमिटेशंस बतानी है जिनके साथ आपका कंपैरिजन है। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पहले बता दी और जिनके साथ आपका कंपैरिजन है उनकी लिमिटेशंस बता दी, ठीक है जी। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस फॉर प्रैक्टिस एंड पॉलिसी, इफ़ एविडेंस इज सफिशिएंट गिव कॉशियस रिकमेंडेशंस। अब आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, किस तरह के पेपर्स या आर्टिकल्स आपके डोमेन में पब्लिश होने चाहिए। डाटा सेट अवेलेबिलिटी, उनको डाटा सेट पब्लिक करना चाहिए उन स्टडीज़ को जो स्टडीज़ प्राइवेट डाटा यूज़ करती हैं और रिजल्ट्स प्रेजेंट करती हैं। आप कह सकते हैं कि जो कोड है स्टडीज़ को वो एक तरह से पब्लिक करना चाहिए ताकि उनको रिप्रोड्यूस करके देखा जा सके। इस तरह से एक तरह आप बता सकते हैं कि करंट प्रैक्टिस क्या है, स्टडीज़ क्या करती हैं, वो आर्टिकल्स किस तरह के रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं, डाटा पब्लिक करते हैं कि नहीं करते, क्लिनिकल वैलिडेशन करते हैं या नहीं करते। आपने फिर बताना होता है कि प्रैक्टिस ये है और फ्यूचर में पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। और फ्यूचर वर्क में भी साथ ये कंक्रीट प्रायोरिटीज़, नीड फॉर प्रोस्पेक्टिव मल्टी सेंटर स्टडीज़, एक्सटर्नल वैलिडेशन, ये मैंने आपको जैसे बताया कि वैलिडेशन, डाटा सेट्स और रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जो आइटम्स जो उन्होंने डिस्कस की होती हैं क्या उन्होंने प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट उनको किया है कि नहीं। जैसे उन्होंने कहा जी ये वाला मॉडल हमने यूज़ किया, क्या आपने स्टडी के एंड पे बताया कि ये मॉडल का कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज बता तो दिया है, उसके रिजल्ट्स भी दे दिए हैं टेबल में, क्या एविडेंस है कि वो रिजल्ट्स एक्चुअल हैं, ठीक है। तो उस एविडेंस को इंश्योर करने के लिए आपने एक तरह से फ्यूचर वर्क में बताना होता है कि स्टडीज़ को, आने वाली स्टडीज़ को जो हमने रिव्यू किया है उसमें हमने ये खामियां या ये लिमिटेशंस देखी हैं, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए।
closing paragraph of the one to two sentences that restate that main message and the overall certainty of evidence. मतलब आप सिंपल इज दैट आप अपने एक तरह से पूरे के पूरे रिव्यू को एक क्लोज कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमने क्या काम किया है और हमारा रिव्यू जो है वो एक तरह से किस तरह बेटर है और दूसरी फ्यूचर में प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए. की टिप क्या है जी? की पैराग्राफ शॉर्ट, 1 to 3 शॉर्ट पैराग्राफ पर कंपोनेंट. अब देखें 1 to 3 पैराग्राफ्स, मैं आपको कह रहा था ना एक एक पैराग्राफ हर कंपोनेंट का, तो कोई 8-10 पैराग्राफ्स तो बन ही जाएंगे ये जितने कंपोनेंट्स हैं. और ये वाली हेडिंग्स नहीं आएंगे, ये जस्ट बताने के लिए समझाने के लिए कि ये आपने चीज़ें रेफ़र करनी है अपने डिस्कशन के सेक्शन में. रेफ़र बैक टू प्रिज्मा चेकलिस्ट आइटम्स. आप हर सेक्शन में बताएं कि जी रिव्यूअर्स ने किस किस तरह से प्रिज्मा चेकलिस्ट आइटम्स को एक तरह से आप जो फॉलो किया है, फुलफिल किया है. और जो भी पेपर आपका रिव्यू कर रहे होंगे वो देख सकेंगे कि वाकई ही प्रिज्मा की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है इस रिव्यू में. जैसे उसने लिखा, सो रिव्यूअर्स कैन क्रॉस चेक. आपके पेपर को वो चेक करना चाह रहे होंगे कि क्या इन्होंने वाकई ही प्रिज्मा गाइडलाइंस को फॉलो किया है कि नहीं किया. तो देखें जी, ये था आपका डिस्कशन का सेक्शन. इसका सैंपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, साथ ही मैं थोड़ी सी आपको गाइडलाइंस दे दूँ कंक्लूजन का सेक्शन कैसे आता है. एक्चुअली इस वीडियो के अंदर मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं: डिस्कशन, कंक्लूजन एंड अदर इन्फॉर्मेशन. अदर इन्फॉर्मेशन इज़ जस्ट 1 to 2 लाइन फॉर एवरी कंपोनेंट, बट 2 मेन सेक्शंस हैं, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. ठीक है, अब मैं दूसरे सेक्शन पे आ गया हूँ कि कंक्लूजन के सेक्शन में आपने क्या करना होता है. कंक्लूजन सेक्शन जो है ना, आमतौर पे 1 से 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है. ठीक है, क्योंकि डिस्कशन में आपने इतनी एक्सटेंसिव डिस्कशन की होती है, कंक्लूजन में आपने वो डिस्कशन नहीं करनी होती. ठीक है, जैसे हेडलाइन कंक्लूजन, रीस्टेट मेन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंक्लूजन्स, जो भी आपने किया है उस सैनिटी आपने वो उसकी डिफाइन कर देनी है. ठीक है, 1 सेंटेंस ऑन स्ट्रेंथ और सर्टेनिटी है. However, certainty of evidence is low due to high risk of bias and certainty of evidence is low means कि आप कहते हैं कि ये वाली आइटम फाइंड करने की, या ये वाली आइटम जैसे कि कोड है या डाटा है उस स्टडी में मिला नहीं है, तो सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस लो है. दैट्स वाई रिस्क ऑफ बाइस हाई है. ठीक है, रिस्क ऑफ बाइस मीन्स कि उस जो रिजल्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं उस कोड एंड डाटा का नाम लेके उनमें एक तरह से मिक्सिंग होने का ख़तरा है, मे बी वो रिजल्ट्स एक्चुअल ना हो. ठीक है, तो एक्चुअली आपने ये यहाँ पे एक दो लाइनों में बताना होता है. प्रैक्टिकल क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस वगैरह आपने बतानी होती है यहाँ पे. इफ़ एप्लीकेबल हु शुड एंड हु शुड नॉट चेंज प्रैक्टिस. आप यहाँ पे जस्ट 1 से 2 लाइन में बता सकते हैं कि ये वाली प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, रिसर्च रिकमेंडेशंस. उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट स्टेप, प्रोस्पेक्टिव मल्टी सेंटर. अब ये रिपीट हो रहा है, बट आपने एक ब्रीफ सी जो है वो डिस्कशन में से ही 1-2 लाइनों को मोल्ड करके यहाँ पे लिखना होता है. फाइनल टेक होम लाइन, जस्ट जैसे शॉर्ट मेमोरेबल समरी. ठीक है, डीप लर्निंग शोर्स प्रॉमिस फॉर लेट्स हेल्थ केयर, ब्रेन ट्यूमर एनालिसिस. जो एक्स लिखा है इसका मतलब है कि जो स्टडी आपकी है, बट रोबस्ट एविडेंस इज स्टिल नीडेड बिफोर रूटीन क्लिनिक यूज़. आप कहें जी ब्रेन ट्यूमर एनालिसिस के अंदर डीप लर्निंग है तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरह से प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए हैं, बट इसके लिए अभी तक क्लिनिकल यूज़ के लिए इसके लिए एक एविडेंस की ज़रूरत है कि एक्चुअल में ये वाले डीप लर्निंग बेस्ड सिस्टम्स यूज़ हो सकते हैं कि नहीं. ठीक है जी, अब ज़रा सैम्पल देखते हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से. ये देखें सैम्पल के अंदर आप देखें 4-5 पैराग्राफ्स आपको दिखाए गए हैं, और वो वाली जो हेडिंग्स हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी. यहाँ पे डिस्कशन के सेक्शन में कोई हेडिंग नहीं है. ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें तो बड़े ही सिंपल वे में लिखा गया. इन दिस सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ 58 स्टडीज ऑन डीप लर्निंग एल्गोरिथम फॉर radiological diagnosis, we found generally high reported diagnostic performance across multiple tasks. However, study designs, validation strategies, and reporting practices varied widely. ठीक है, these heterogeneous methods likely explain much of the between study variation observed in our meta-analysis. अब साथ साथ बताएं कि हमने किस तरह से ये मेटा एनालिसिस किया, और आप यहाँ पे टेबल
फिगर या कोई इक्वेशंस वगैरह हैं उनको रेफरेंस भी दे सकते हैं। आवर रिजल्ट्स अलाइन विद प्रायर मेटा रिव्यूज़, ठीक है, उन रिव्यूज़ के साथ आप एक तरह से उनकी रेफरेंसेस वगैरह भी दे सकते हैं। दैट रिपोर्टेड promising accuracy for deep learning models but raise concerns about methodological quality and reporting. Unlike some earlier work, we restricted inclusion to studies that reported external validation. और कहते हैं कि आप देखें ना, आपका रिव्यू प्रीवियस स्टडीज़ के किस तरह डिफरेंट है। वो यहाँ पे उसने बताया कि हमने वो स्टडीज़ इंक्लूड की हैं अपने रिव्यू में जिन्होंने एक्सटर्नल वैलिडेशंस की हैं, ठीक है। दूसरे रिव्यूज़ के अंदर एक्सटर्नल वैलिडेशन की है या नहीं की है, उन्होंने सारी स्टडीज़ को शामिल किया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे उसने एक तरह से डिफरेंस भी बता दिया और उनको साथ एक तरह से क्या कर दिया, उनको साथ रेफर भी कर दिया। द मेन लिमिटेशन ऑफ द एविडेंस वर हाई रिस्क ऑफ बाइस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोस्पेक्टिव एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, ठीक है, इनकन्सिस्टेंट आउटकम डेफिनेशंस एंड थ्रेशोल्ड अक्रॉस। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये सारी जो स्टडीज़ जिनके ऊपर सिस्टमैटिक रिव्यू लिखा गया है, जो सेलेक्ट की गई थी, जिनको इंक्लूड किया गया था विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन क्राइटेरिया, उनको डिस्कस कर रहा है। उनके अंदर जो रिपोर्टिंग आइटम्स हैं उनकी लिमिटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। लाइकली पब्लिकेशन बाइस टूवर्ड्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, फनल प्लॉट्स और यहाँ पे वो कहता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स शो किए गए हैं बट फॉर पब्लिकेशन, ठीक है, एक तरह से पब्लिकेशन करवाने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स शो किए गए हैं, मे बी एक्चुअल में वो रिजल्ट्स ना आए हों, इंडिकेटिंग दैट द मेथोडोलॉजिकल वीकनेस इन्फ्लेट्स परफॉर्मेंस एस्टिमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेक्शन को भी रेफर किया है कि मेथोडोलॉजिकल वीकनेसेस जो हैं उनको किस तरह से एग्जिस्टिंग स्टडीज़ के अंदर रेफर एक तरह से शो किया गया है इन रिजल्ट सेक्शन, ठीक है। तो एक तरह से आपने अपने पेपर के भी डिफरेंट सेक्शंस को रेफ़र करना होता है, प्रीवियस रिव्यूज़ को भी रेफ़र करना होता है, अपने टेबल्स और अपने फिगर्स को भी रेफ़र करना होता है। इस तरह फिर स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस रिव्यू, ये पूरे रिव्यू की अब स्ट्रेंथ्स यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, कि आपके रिव्यू की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जो आपने मेन काम किए हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं रिव्यू की, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने कहा जी हमने डुप्लीकेट स्क्रीनिंग की है, प्री डिफाइंड एक्सट्रैक्शन फॉर्म, ग्रेड टूल का यूज़ किया है, जो ऐसे क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को हमने सेलेक्ट किया है जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग टूल्स का यूज़ किया गया, ट्राईपोड का, प्रोबास्ट एआई का, कंसोर्ट एआई का, ट्राईपॉड एआई, देयर आर डिफरेंट टूल्स, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन के कौन से टूल्स हैं, ठीक है। तो ये तो एक जस्ट जनरल सी स्टडी है जिसके ऊपर मल्टीपल टूल्स का जिक्र किया गया, बट आपने अपनी डोमेन से रिलेटेड टूल्स को ज़रूर देखना है, ठीक है जी। अब देखें ये कंक्लूजन का सेक्शन, कंक्लूजन का सेक्शन जो होता है वो यहाँ तो एक या दो पैराग्राफ में, इतनी ही साइज़ के दो पैराग्राफ भी होते, दैट इज़ गुड। तो कंक्लूजन के बाद आमतौर पे अदर इन्फॉर्मेशन, ये वाला सेक्शन आता है, जो अदर इन्फॉर्मेशन है आप दे देते हैं। वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जिस आप फंडिंग कोई ले रहे हैं या कोई अपने रिव्यू को रजिस्टर करवाया हुआ है कि नहीं करवाया, इसी तरह डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, आपका डाटा कोड वगैरह पब्लिक है कि नहीं है, ये चीज़ें आपने अदर इन्फॉर्मेशन में डालनी होती है। कंक्लूजन क्या है, पूरे के पूरे आपकी स्टडी का कंक्लूजन है। इसको कुछ बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट के सेक्शन के साथ। अब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी, कंक्लूजन इज अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ, 1 और 2 कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो समरी होता है पूरे पेपर की। ये जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है वो आमतौर पे रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता, वो आमतौर पे आपके जो टूल्स आपने यूज़ किए हैं वो नहीं दे रहा होता, वो आमतौर पे जो आपने मेटा एनालिसिस किया है या रिस्क ऑफ बाइस फाइंड किया है उसकी समरी नहीं बयान कर रहा होता है। वो आमतौर पे आपके अब्स्ट्रैक्ट में होती है। अब्स्ट्रैक्ट को भी मैं डिस्कस करूँगा कि वो मैंने एंड पे छोड़ा था। मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोज़ हम फर्दर बनाएं, एक अब्स्ट्रैक्ट की और जो रेफरेंसेस का सेक्शन है उसको किस तरह आप रेफरेंसेस जो है वो किस तरह साइट कर सकते हैं डिफरेंट स्टडीज़ के, वो भी मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो कंक्लूजन इज़ जस्ट अ समरी, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, नॉट अ समरी, सॉरी, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। डीप लर्निंग एल्गोरिदम डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉमिसिंग डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस फॉर मेडिकल टास्क, जो कि ऊपर सारी बात की गई है, बट ओवरऑल सर्टेनिटी ऑफ द एविडेंस इज लो टू मॉडरेट
मेनली ड्यू टू द स्टडी लिमिटेशंस एंड हेट्रोजिनिटी। जो स्टडीज़ उन्होंने सेलेक्ट की थी वो हेट्रोजीनियस थी, उनमें मॉडल डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हो रहे थे, परफॉर्मेंस मेट्रिसेस डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा जी ये हेट्रोजीनियस स्टडीज़ थी। बिफोर क्लिनिकल अडॉप्शन प्रोस्पेक्टिव मल्टी सेंटर वैलिडेशन स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग एंड ओपन बेंचमार्क डेटा सेट्स are required. Policymakers and clinicians should be cautious and insist on external validation and transparent reporting when considering deployment. अब वो कहता है कि देखें, जब इस तरह के टूल्स जो कि बयान किए जाते हैं डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर, उनको डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पे मेडिकल डोमेन में विदाउट एनी सुपरविजन, क्योंकि मेडिकल डोमेन इज़ अ सेंसिटिव डोमेन। डॉक्टर्स की सुपरविजन के बगैर और जो मेन AI/ML एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सुपरविजन के बगैर इस तरह के टूल्स को बगैर एक्सटर्नल वैलिडेशन जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इन अ सिंपल वर्ड इट्स अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ द होल सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू, जो कि मैंने सेक्शन वाइज आपको डिफरेंट वीडियो पार्ट्स के अंदर समझाया है। तो आपने अगर स्टार्ट से देखेंगे, आप इंट्रोडक्शन से सेक्शन के स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज़ आप जस्ट ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि मैं क्या चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो गो फॉर दी होल प्लेलिस्ट रिसर्च राइटिंग स्टेप बाय स्टेप, और ये जो मेरी वीडियोस हैं सारे अपने दोस्तों को रेफ़र करें जो सिस्टमेटिक रिव्यूज़ लिख रहे हैं, और जो बंदे जो रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उनको चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज़। थैंक यू वेरी मच।